मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, सम्माननीय बंधु बहनें और इस विशाल सभागृह में उपस्थित इस बड़े विशाल विश्वविद्यालय के बंधुओं और बहनों, आज जब मैं प्रातःकाल जालंधर में आया तो मेरे तो कार्यक्रम दूसरे थे। ये मेरे को कल्पना में नहीं था कि आपके सामने मुझको यहाँ बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे को उन्होंने दिखाया को एथिकल एजुकेशन के ऊपर बोलना है। तो मैं कोई ऐसा विद्वान और एकेडमिशियन नहीं हूँ कि एकदम बटन दबाया और तुरंत एक भाषण शुरू हो गया, ऐसा मेरा नहीं। लेकिन मित्रों, मैं थोड़ा सा कुछ अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। आप लोग एक बड़े शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं और जैसा मेरे को बताया है कि हम में से अधिकांश लोग सभी फैकल्टी मेंबर्स, कहीं हेड, डीन आदि आदि है। मैं आप सभी का हृदय तल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधु और बहनों, आपके हाथ में लाखों लोगों का भविष्य है। आपके हाथ में लाखों लोगों का जीवन है। आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा विचार करेंगे, वैसा जीवन उस नई पीढ़ी का हम निर्माण कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, माता और पिता बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चे को गढ़ना, बच्चे को एक अच्छा, सुंदर, भव्य जीवन देना जो आपके हाथ में है। बच्चा आपके पास जब आता है तो बच्चा एक बड़ी कल्पना और सपना लेकर के आता है। उस सपने को संभाल करके रखना और उस सपने में अपने ओर से बहुत कुछ जोड़ना जो उस बच्चे के लिए आवश्यक है। हो सकता है बच्चा समझता नहीं है, उसकी समझदारी का स्तर शायद हमारे बराबर तो नहीं होगा। हमारे पास अपना अनुभव है, हमारे पास एक अपना बड़ा ज्ञान भंडार है, हमारे पास एक दिशा है। उस दिशा को हम दे सके तो बच्चा एक ठीक योग्य दिशा में आगे बढ़ता है और इसलिए आपके कंधों पर एक भावी पीढ़ी का एक बड़ा भविष्य है। देश हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। सारे देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग है और सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। 60-70 वर्ष पहले जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय की जो हमारी एजुकेशन की स्थिति थी, उसमें आज बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस समय देश में साक्षरता का प्रतिशत केवल 15 था। आज वो साक्षरता का प्रतिशत 75 के आसपास है। देश में कोई भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे नहीं थे जो विश्व स्तरीय हो। देश में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, गिने चुने मेडिकल कॉलेजेस थे। आज देश में विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस है। अनेक विषयों में हमारे यहाँ पीजी और रिसर्च है। विश्व के किसी भी संस्थान में जाने के लायक विद्यार्थी हम इस देश से देते हैं। और एक और जहाँ साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, एक और विश्व स्तरीय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मैनेजरियल स्किल के लोग हम अपने देश में पैदा करते हैं। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी हमारे इंजीनियर्स के बिना शायद अब नहीं चल पाती। विश्व का बड़े से बड़ा कोई भी चिकित्सा का संस्थान हमारे डॉक्टर्स के बिना चलना कठिन होता है। विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें हमारे बच्चे कहीं न कहीं हैं। ये बात हमारे मन को गौरवान्वित करती है। ये बात ये प्रदर्शित करती है हमारे देश के अंदर एक इनहेरेंट टैलेंट है,
एक इनहेरेंट जीनियस है, ये पक्की बात है, इसमें किसी को दो मत नहीं है। लेकिन एक दूसरा दृश्य भी है। वो दूसरा दृश्य मन को प्रसन्नता नहीं देता, वो मन को थोड़ा सा दुख देता है, क्लेश देता है। बड़े बड़े संस्थानों से निकलने वाले इंजीनियर भी भ्रष्ट भी है, बड़े से बड़े संस्थानों से निकलने वाला डॉक्टर चरित्रहीन भी है। हमारे बड़े बड़े टैलेंटेड जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में मन में शंका पैदा होती है। ये सब के बारे में नहीं है, लेकिन बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अप टू द मार्क नहीं है। सामान्य व्यक्ति को भी इस सारी व्यवस्था पर अश्रद्धा निर्माण होती है, मन में चिंता निर्माण होती है। क्या यह देश ऐसा ही भ्रष्ट था? क्या यह देश ऐसा ही चरित्रहीन लोगों का देश था? क्या यह देश ऐसा ही अव्यवस्थित देश था? मन में एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, वेयर वी वेंट रॉन्ग, हम गलत कहां हो गए, हम क्या थे, हम कौन थे, हम कैसे थे? आज हमारी स्थिति ऐसी है तो क्यों है, एंड व्हाट इज द रेमेडी, उसका इलाज क्या है? बंधु और मित्रों, मेगास्थनीज नाम का एक यात्री ईसा पूर्व लगभग 300 वर्ष 300 BC वो मगध में आया था। वो ग्रीक देश से आया था। भारत में घूमता घूमता सारे देश भर में घूमा और बाद में बड़े लंबे समय मगध में रहा। मेगास्थनीज नाम था। बहुत वर्षों तक देश में वो रहा। बाद में इस देश के बारे में उसने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है इंडिका। वो ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस ग्रंथ के जो रेफरेंसेस हैं वो दूसरे ग्रंथों में उपलब्ध है। जो आज से 1000-1500 वर्ष पूर्व के जो ग्रंथ दुनिया भर में उन दिनों पब्लिश हुए, उन ग्रंथों में इंडिका का रेफरेंस है बहुत जगह। वो मेगास्थनीज लिखता है, मैं देश में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सारे देश में घूमा। मुझको यहाँ कोई चोर नहीं मिलता, यहाँ कोई चरित्रहीन नहीं मिलता, यहाँ लूट खसोट करने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, अतिथियों का सम्मान करने वाला देश है। बहुत सारा वर्णन इस देश का इसने किया है। वो ज्ञान के बारे में, वो व्यवहार के बारे में, हमारे देश के परिवार के बारे में, यहाँ के तीज त्योहार के बारे में, यहाँ की महान परंपराओं के बारे में, यहाँ के साहित्य के संबंध में, राजा की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो लंबा वर्णन है, 300 BC है, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व। उसका सैकड़ों यात्री और आए। वो टेवर्नियर आया, कोई ह्वेनसांग आया, कोई फायान आया, आदि आदि। अंतिम में लेता हूं मैकॉले आया, टीबी मैकॉले भी यहाँ इस देश में आया और घूमा फिरा। बंधुओं, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, जो मेगास्थनीज ने लिखा वो प्रत्येक यात्री ने लिखा। मतलब नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन, कोई इसका अपवाद नहीं है। अप टू दिस टीबी मैकॉले भी यही लिखता है, मैं देश में घूमता हूं, जहां जाता हूं मेरे को देश के लोग मिलते हैं, वे देश के लोग प्रामाणिक हैं, वो देश के लोग सत्यनिष्ठ हैं। इस देश का जो कल्चरल बैकबोन है बहुत मजबूत है। ये लोग धोखा नहीं देते, प्रामाणिक जीवन जीते हैं। ये लूटपाट नहीं करते, संधि करते हैं तो संधि को पालन करते हैं। इनके जो सांस्कृतिक वैचारिक जो नियम हैं बहुत कठोर और बहुत अधिक ऐसे हैं जो मानवीय गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। ये मैकॉले लिखता है। ये लगभग 2200 वर्षों का इतिहास है। वो समय चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का रहा हो, चाहे अशोक का रहा हो, बिंबिसार का रहा हो, चाहे मुगल काल हो, चाहे बाद में ब्रिटिश काल तक ये लीगेसी चली। क्या हो गया? वेयर वी वेंट रॉन्ग, हम ऐसे कैसे हो गए? सारे दुनिया को हर चीज का निर्यात करने वाला देश इतना भिखारी जैसा कैसे हो गया? केवल नैतिक मूल्यों का एक प्रश्न नहीं है। हम देश की टोटल इकोनॉमी में 25% थे,
The contribution of India was more than 25% in the world trade. And we exported each and everything which was demanded from any part of this planet. दुनिया का कोई देश कोई चीज डिमांड करता था तो हम उसको भेजते थे, और वहां से केवल सोना और चांदी इस देश में आयात होता था। इसके अलावा कोई सामान दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बनाता था जो भारत को आयात करना पड़े। हम सोना चांदी लेकर के आते, क्या हो गया इससे? आप जानकार लोग हैं, आप गूगल पर जाइए, ढूंढिए, देखिए व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस नेशन 100 BC and search it and you will find कि भारत विश्व भर में एक आर्थिक ऐसी सत्ता थी जिसको सारी दुनिया मानती थी। चाहे रेशम हो, चाहे ऊनी कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, लोहे की तलवारें हो, लोहे के भाले थे अच्छे, घोड़े थे अच्छे, हाथी थे, लकड़ी का सामान था, यहाँ के मसाले थे, व्हाट नॉट, किसी भी प्रकार का आभूषण था, गणित की पुस्तकें थी, पुस्तकों का लेखन था, सब चीज भारत से निर्यात होती थी जो उस समय कहीं भी दुनिया में उपयोग में लाई जाती थी। वो लंबी हिस्ट्री है, उसको छोड़ देते हैं। कभी आप पढ़िए पुस्तकें तो आपको ध्यान में आएगा कैसे भारत को धीरे धीरे बर्बाद किया गया। लेकिन आज हमारी चर्चा का मुद्दा वो नहीं है, वो दूसरा एस्पेक्ट है, छोड़ देते हैं। आज हम दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं। ये बिगड़ क्यों गया? जो देश इतना चरित्रवान था, जो देश सांस्कृतिक दृष्टि से इतना संपन्न था, जो नैतिक मूल्यों के बारे में, नैतिक दर्शन के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में इसकी महानता दुनिया का प्रत्येक यात्री लिखता था, वो देश ऐसा कैसे हो गया? ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने। और इसलिए मित्रों, बंधुओं, अपने को ध्यान में रखना है। ये जो इथिक्स की बातें हैं, अर्थात हम जो इसको आज मूल्य कहते हैं, मैं सामान्य रूप से इसको मूल्य नहीं कहता। मूल्य वो होता है जिसका मूल्य होता है, इथिक्स वो होता है जिसका मूल्य नहीं होता। वो एक दर्शन होता है। कल्पना करिए, एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, बच्चे को पालती है, बढ़ाती है, इसका मूल्य कौन चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। एक डॉक्टर कभी कभी लग करके अपने पेशेंट को जान लगा के बचाने की कोशिश करता है, 20-20 घंटा वो सोता नहीं, जाता नहीं, पेशेंट को बच जाता है। जब उसको जो आनंद होता है उसका मूल्य कोई चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। एक दर्शन है, जिस दर्शन के आधार पर व्यक्ति इस समस्त सृष्टि को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, अपने परिवारी जनों को देखता है, अपने समाज को देखता है, जीव और जंतु को देखता है, सारी प्रकृति को देखता है, सारी सृष्टि को देखता है। जिस भाव से देखता है, भारत में उसको कहते हैं एक दर्शन है। इस देश में एक दर्शन था। ये उस दर्शन के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को ईश्वर के रूप में देखता था। ये भारत का आध्यात्मिक भाव है। ये सबसे प्रबल भाव है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, मां अपने बच्चे को भी ईश्वर के रूप में देखती है, परिवार अपने घर की गाय को ईश्वर के रूप में देखता है, राजा अपनी प्रजा को ईश्वर के रूप में देखता है। आप जहां जाएंगे वो ये भाव पुराना आज भी मिलेगा। और व्यापारी अपने व्यापारिक संस्थान को भगवान के रूप में देखता है। एक किसान अपने बैल और खेती को ईश्वर के रूप में देखता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को ईश्वर के रूप में देखता है। यह मौलिक बात है। वैसे शिक्षा के हम मानते हैं दो हिस्से हैं। एक शिक्षा है जो हमको बहुत प्रकार की जानकारियां देती है, जो वर्ल्डली एजुकेशन है। आप अच्छे इंजीनियर बना सकते हैं। वो इंजीनियर जो बनता है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर है, वो क्या करता है? वो नई नई बातें पता करता है। सारे दुनिया की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके पास आ जाती है। नया से नया जो पेपर कहीं पब्लिश होता है उसके हाथ में होता है।
और आज तो गूगल के कारण से एक दिन पहले भी जो पब्लिकेशन है उसके सामने होता है, उनको एनालिसिस करता है, वो उन सब चीजों को जो एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, अपने मतलब की बात निकालता है। अब गौर से देखिए, सारी शिक्षा यही है। वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, जूलॉजी पढ़ता है, बॉटनी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, मेडिकल पढ़ता है, अकाउंट्स पढ़ता है, एमबीए पढ़ता है, संगीत पढ़ता है, कला पढ़ता, कोई भी आइटम, कोई भी सब्जेक्ट निकाल करके देखिए, एक पुस्तकीय ज्ञान उसका मूल आधार है। नई नई इंफॉर्मेशन चाहती है, बच्चे को समझ में नहीं आता, अपने प्रोफेसर को पूछता है, सर ये कैसे, प्रोफेसर बताता है। ये सारी की सारी शिक्षा इंफॉर्मेटिव है। सारी की सारी शिक्षा में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी होती चली जाती है हमारे मस्तिष्क में। हम कह सकते हैं जानकारियों का एक बड़ा भंडार हमारा मस्तिष्क बन जाता है। दिस इज द वर्ल्डली एजुकेशन। इसका इथिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। आवश्यक जरूर है, यह जीवन की शिक्षा का एक भाग है, अत्यंत आवश्यक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इंजीनियर एक बेस्ट इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर एक बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए। हर फील्ड में देखिए, हर फील्ड में वो बेस्ट ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट दिस इज नॉट कंप्लीट। ये पूर्ण नहीं, ये अपूर्ण है। ये वर्ल्डली नॉलेज है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीवन का एक हिस्सा है। मालवीय जी रविन्द्रनाथ टैगोर को एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं, वर्तमान की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के हृदय के विकास में, मन के ऊंचाइयों के विकास में एक इंच भी बढ़ोतरी नहीं कर सकती। एंड दिस इज माई फाइनल कंक्लूजन। ये मेरा अंतिम निर्णय है, अंतिम निष्कर्ष है ये मेरा। आइंस्टीन कहता है, साइंस कैन एनरिच द प्लूटोनियम। जो विज्ञान है, ये प्लूटोनियम का शोधन कर सकता है। वेदर इट कैन एनरिच द हार्ट्स ऑफ द पीपल, क्या मनुष्य के हृदय का शोधन कर सकता है? नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है, उसको पूछो ना, हमारा बेटा जरा शराब पीना सीख गया भैया, कैसे ठीक होगा? अरे वो डॉक्टर के पास ले जाओ इसको। इस बड़े साइंटिस्ट के पास इसका इलाज नहीं है। अरे भाई मेरे घर में थोड़ा विवाद हो गया है, कैसे ठीक होगा? साइंटिस्ट ठीक करा सकता? नहीं करा सकता। और इसलिए जो विज्ञान है, आज के युग में ये विज्ञान बहुत नई नई बातें दे सकता है, क्षमताओं का विकास कर सकता है, हृदय का विकास नहीं कर सकता। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। ये वर्ल्डली एजुकेशन जो है, ये क्षमताओं का विस्तार करती है, क्षमताओं का विकास करती है। एक शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति कहीं अच्छी नौकरी पा जाता है, शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति कहीं व्यापार करता है, लाखों करोड़ों और अरबों रुपया कमा सकता है, वो धन से साधन संपन्न हो जाता है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति धीरे 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 सामर्थ्यवान होता है, शिक्षा प्राप्त व्यक्ति धीरे धीरे स्वावलंबी होता है। ज्यों ज्यों सामर्थ्यवान होता है, त्यों त्यों आत्मविश्वासी हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ जाता है, मैं कर सकता हूं। आत्मविश्वास आना, क्षमता बढ़ते चले जाना और धीरे धीरे सामर्थ्यवान होना एक बात है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। लेकिन बंधुओं, आज की शिक्षा ज्यों ज्यों व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाती है, ज्यों ज्यों व्यक्ति को स्वावलंबन देती है, आत्मविश्वासी बनाती है, त्यों त्यों व्यक्ति अकेला रह जाता है। एंड दिस इज द कंट्रास्ट। ये सबसे खराब पक्ष भी है। अब देखिए, ये सामर्थ्यवान होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं। गांव में था तो शिक्षित कम था, सामर्थ्य कम था। शादी विवाह में 100 गांव के लोग इकट्ठा होते थे, कोई मरता था 100 लोग गांव के इकट्ठे हो जाते थे। किसी का जन्मदिन होता था, 2 महिलाएं आकर के काम में लग जाती थी। कोई बीमार हो गया, 4 लोग मिलकर के सेवा में लग जाते थे।
किसी की धान की रोपनी होती है, पूरा गांव इकट्ठा होकर घर में रोपनी करता था। किसी का कुआं बनता है, पूरा गांव कुआं बनाता था। कोई भी बात आती थी, पूरा गांव इकट्ठा होकर के काम में लग जाता था। व्यक्ति अकेला नहीं था, सामर्थ्य कम था। सामर्थ्य कम था, व्यक्ति समूह में था। सामर्थ्य बढ़ गया, व्यक्ति अकेला रह गया। जो अकेला रह जाता है तो अकेला नहीं रहता है। जो अकेला रह जाता है तो उसके अंदर कुछ दुर्गुण आते हैं। एक और तो मैंने कहा गुण आ गए, उसका सामर्थ्य, क्षमता, उसकी जानकारी, ये सब आ गए। दुर्गुण आते हैं। दुर्गुण कैसे आते हैं? ये ईर्ष्यालु हो जाता है, ये शंकालु हो जाता है, ये प्रतियोगी हो जाता है, कॉम्पिटिटिव होता है, ये द्वेष करता है। 4 मित्र हैं, 8th 9th तक बहुत अच्छे से दोस्त हैं, दिन भर कहीं न कहीं साथ साथ घूमते हैं। एक के घर जाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। ये बच्चे कंपटीशन में आ गए, अपना पढ़ा हुआ दूसरे को नहीं बताते अभी। छिपाने लगते हैं। वो एक कहता कब तू ये पढ़ा चैप्टर? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ा, झूठ बोलता है। और चारों एक दूसरे झूठ बोलते रहते हैं। ये व्यक्ति के हृदय के संस्कारों को दुर्बल करता है। कभी भी कंपटीशन फेयर हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिए इस बात को। जब कंपटीशन आया तो अनफेयरनेस साथ साथ घुसती है उसमें। क्यों? बगल वाले को पीछे छोड़ना है ना। अरे साथी को आगे बढ़ाने का भाव खत्म हो गया, साथी को पीछे छोड़ना है, ये कंपटीशन की शुरुआत होती है। ये कभी भी फेयर नहीं, अच्छा नहीं हो सकता, सद्गुण नहीं ला सकता। और इसलिए आज की शिक्षा ने सामर्थ्यवान तो बनाया, अकेला छोड़ा। अकेला छोड़ा इतना ही नहीं, ईर्ष्यालु किया, द्वेष युक्त कर दिया, अहंकार से भर दिया। और धीरे धीरे दो एक साथ नहीं रह पाते। अब एक कंपनी में नौकरी करते, बहुत अच्छा संबंध लगता है विप्रो में, लेकिन थोड़ा पैकेज अच्छा में कूद के दूसरी कंपनी में चला जाता है। अब इनसे कभी बात नहीं करता, दोबारा वो छोड़ देता है। क्यों? बहुत कैलकुलेशन से चलना होता है भाई साहब। इस शिक्षा ने इसको बड़ा कैलकुलेटिव बना दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर नौकरी ढूंढ रहे थे बंगाल में, संस्कृत के बड़े विद्वान थे, नौकरी मिल गई। एक महाविद्यालय में उनको बुलाया, बात की और नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के तुरंत बाद लौट करके घर आते उनको पता लगता, अरे इस विषय में मुझको अपॉइंट किया गया है, इस विषय का तो दूसरा मुझसे योग्य अध्यापक दूसरा और हो सकता है, वो दूसरा व्यक्ति है, वो इस विषय का अधिक योग्य है। वो तुरंत लौट करके आते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं नहीं मैं नहीं, उनको बुलाइए पहले आप। देखिए घर में गरीबी है, नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिल गई, बट ईश्वरचंद्र विद्यासागर रिजाइन्ड। व्हाई? much more qualified, much more intelligent person was also there, and he should get job prior to me. उसका अधिकार पहले बनता है। ये क्या है? And this is the spiritual wisdom. ये आध्यात्मिक गहराई है, ये मानवीय सद्गुण है। ये स्पिरिचुअल विजडम है, ये लौकिक वर्ल्डली एजुकेशन से भिन्न है। वर्ल्डली एजुकेशन में हमको बहुत जानकारी आती है, लेकिन हृदय की गहराई को नहीं बढ़ा सकता। हृदय की गहराई ये है, और इसलिए मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा इस विषय पर कि हमारी जो शिक्षा है वो हमको क्या देती है और कैसे देती है। बच्चा सबसे पहले घर में सीखता है, उसका शिक्षा का केंद्र घर होता है।
घर में जैसा वातावरण होता है उसके हिसाब से वो बालक सीखता चलता है। मां पहली शिक्षिका है। हम लोग विनोबा भावे का नाम जानते हैं। विनोबा भावे एक ऐसे तपस्वी समाज सेवक थे जो देश के जो गरीबी और भूमिहीन लोग हैं उनको देख करके अपना घर छोड़ करके निकल गए। सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया और सारे देश में बड़े बड़े जमीन के मालिक लोग थे, उनके घर जाते थे, पूछते थे आपके कितने बेटे हैं? मेरे बेटे 3 हैं। और 4 होते तो कोई बात नहीं, तो आप चौथा मुझको मान लीजिए, चौथा मुझको मान लीजिए, मैं आपका बेटा बनने को तैयार हूं और मेरा हिस्सा मुझको दे दीजिए। और देखो 400 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन दे दो आप मेरे को, 100 एकड़ जमीन उनसे लेना और उसी गांव के किसानों को, गरीब जिन पर जमीन नहीं है उनको दे देना। 2 करोड़ एकड़ जमीन इस देश में ऐसे मांग करके जो लाया उसका नाम था विनोबा भावे। दुनिया में अंतर 2 करोड़ एकड़ भूमि। विनोबा भावे लिखते हैं मेरे अंदर एक गुण कहां से आया? एक गुण है तो कहां से आया? बचपन में छोटे थे, 3, 4, 5 भाई बहन थे। इनके घर में पिछवाड़े कटहल का बड़ा फल पक गया। कटहल बड़ा मीठा होता है अंदर से पकने के बाद। तो सब बच्चों ने कटहल काटा। कटहल के जो कोए होते हैं बड़े मीठे, बड़े परात में रख लिए। सब बच्चे प्रसन्न, आज कोए खाने को मिलेंगे, मीठा कटहल है। मां ने कहा नहीं, अभी नहीं, रुक जा। का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त होती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ करके किसी का जीवन नहीं बदलता। वो घटना ऐसी होती है, सब भूल जाता है, चैप्टर्स भूल जाएगा, क्वेश्चंस भूल जाएगा, टेबल्स भूल जाएगा, वो घटना नहीं भूलता। हमारे पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी नाम के बड़े प्रसिद्ध सांसद थे। उनके पिताजी थे NC चटर्जी। NC चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और सर आशुतोष मुखर्जी वहां के वाइस चांसलर थे। और एक दिन आशुतोष मुखर्जी ने NC चटर्जी को कहा, NC इधर आओ। NC आए, ऐसा करो तुम विदेश चले जाओ, आगे की डिग्री विदेश से लो। नहीं सर, मेरे घर में परमिशन मिलना मुश्किल है, हमारा ब्राह्मणों का परिवार है, ऐसा है वैसा है। नहीं, जो मैं कह रहा हूं करो, तैयारी करो, मैं तुम्हारे घर में बात करूंगा। आशुतोष मुखर्जी उनके घर गए, घर जाके बातचीत किए, उनके पिताजी को तैयार किए, ये लड़के को विदेश भेजो। NC चटर्जी विदेश चले गए, लंदन गए, वहां यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पाए, लौट करके आए, हावड़ा स्टेशन पर डिब्बे से बाहर उतरे हैं। आशुतोष मुखर्जी, द वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वाज देयर विद अ गार्लैंड इन हिज हैंड्स। एक वाइस चांसलर अपने विद्यार्थी का स्वागत करने के लिए कलकत्ता के स्टेशन पर, हावड़ा स्टेशन पर खड़ा था। NC चटर्जी को कल्पना ही नहीं थी कि हमारा वाइस चांसलर आ सकते हैं क्या, बट ही वाज देयर। सोमनाथ बाबू लिखते हैं एक संस्मरण में, मेरे पिताजी जीवन में इस घटना को कभी नहीं भूले कि एक अध्यापक अपने बच्चे के, अपने विद्यार्थी के सम्मान के लिए कैसे आ सकता है, कैसे मेहनत कर सकता है। और जब वो ऐसा करता है, ये विद्यार्थी इसमें से इंस्पायर होता है, इसके हृदय की गहराई बढ़ती है, इसके मन की ऊंचाई बढ़ती है। और जब यह अध्यापक कोई एक बात कहता है, विद्यार्थी जीवन भर उसके पीछे चलने लगता है। मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस बड़ी घटना में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उनके विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक बड़ा तेजस्वी विद्यार्थी पास करके चला गया और बिहार में एक स्थान पर एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हो गया। लौट करके आया, मालवीय जी के साथ संबंध अच्छा था उसका, तो मालवीय जी और पूर्णिमा की और चांदनी, मालवीय जी ने उसको बग्गी में बैठा ला, आओ बेटा चलो विश्वविद्यालय घूम करके आते। रात्रि का कोई 10-11 बजे का समय था, पूरी चांदनी खिली हुई
मालवीय जी के बगल में बैठे बग्गी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सड़कों पर घूम रहे थे। मालवीय ने पूछा, क्यों, तुमने कहाँ ज्वाइन किया भाई? उन्होंने बताया, मैंने वहाँ महाविद्यालय ज्वाइन कर लिया। कितना वेतन मिलता है? 260 रुपीज, 260 रुपया। उन दिनों बहुत था। मालवीय ने कहा, काश मेरे पास भी अगर 260 रुपया होता तो तुम जैसे विद्यार्थी को मैं रख लेता। विद्यार्थी ने बोला, कितना दे सकते हैं आप? वो, हम तो 60 रुपया देते हैं। और अगले दिन से विद्यार्थी रिजाइन करके आ गया। विद्यार्थी के जीवन में जो बदलाव आता है, ये चैप्टर्स पढ़ने से नहीं आता है। ये अध्यापक का एक संबंध बनता है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डेवलप होती है। जब वो अध्यापक अपने बालक को साक्षात भगवान के रूप में अपने आंखों के सामने देखता है तो उस विद्यार्थी के जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे नहीं आता है। अभी मैं मुंबई IIT में गया था। मुंबई IIT में एक केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर मिल गए। उनके चैम्बर में मैं बड़ी देर बैठा रहा। नाम तो थोड़ा मेरे को विस्मरण हो रहा है, कोई साउथ इंडियन शायद है भी। उनका एक रिसर्च स्कॉलर था। उनके चैम्बर में एक ब्लैक बोर्ड था, एक लंबा इक्वेशन लिखा था। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। मेरा एक रिसर्च स्कॉलर था, उससे मेरा रोज झगड़ा होता था और हमेशा झगड़े का जो अंत होता था तो मैं पाता था वो ठीक था, मैं गलत था। मैं समझा सामान्य बात है, कोई खास बात नहीं। ऐसा कई बार हो जाता है। लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट लड़कों को देख करके अध्यापक भी खुश रहते हैं। लेकिन थोड़े भावुक हो गए और उनका ये जो इक्वेशन लिखा है उसी लड़के के हाथ का लिखा हुआ है। शुरू में मैं इससे डिफर करता था। वो लड़का, नहीं सर ये सही है, ऐसा करके लिखते 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 उसने नीचे समझाया मुझको। एक 15-20 लाइंस लगातार इक्वेशन लिखता लिखता कहा, मैं समझ गया, हाँ एब्सोल्युटली यू आर राइट। अपने विद्यार्थी को उन्होंने बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक बेटा तुम ठीक हो। और उसके 2 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, लड़का मर गया। उसका PhD का काम लगभग पूरा ही होने को था। तो घर की कोई समस्या थी, वो सुसाइड कर लिया, मर गया। उस अध्यापक ने आज 5 वर्ष हो गया इक्वेशन मिटाया नहीं आज तक। और उसका थीसिस पूरा कराया, सबमिट कराया, दूसरे लड़के के नाम, उसका पूरा नाम लिखा, अच्छे से लिखा। ये जो भाव है, ये विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में जब ये बनता है तब एक स्पिरिचुअल विजडम ट्रांसफर होती है यहां से वहां। तो बालक ऐसा हो जाता है जो कहो सो मानता है और अपने आंखों के सामने उन आदर्शों को देखता है, उन आदर्शों को जीता हुआ देखता है। विद्यार्थी बड़े उपदेशों से नहीं संभलते, उपदेशों से नहीं सीखते, अपने आंखों के सामने जीवंत उदाहरण देखते हैं, तब उनके जीवन में बदलाव आता है। अध्यापक तो वो है जो बालक की समस्या को बिना बताए समझता है, बता करके नहीं। अध्यापक उसके अंदर जीता है। अध्यापक समझता है ये मेरा बालक, इसकी प्रॉब्लम क्या है, समझता है और उसको सॉल्व करता है। आप लोगों ने डॉक्टर NR धर का नाम सुना होगा। वे केमिस्ट्री के बड़े साइंटिस्ट थे और इंदिरा जी के विशेष वैज्ञानिक सलाहकार थे, प्रधानमंत्री के। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बड़े प्राध्यापक थे, साइंटिस्ट थे। उनके एक विद्यार्थी थे प्रोफेसर आत्माराम। उनके नाम से दिल्ली में एक बड़ा कॉलेज भी है, आत्माराम महाविद्यालय। आत्माराम गांव से आए थे, यूपी के गांव के थे। परिवार में थोड़ी गरीबी ज्यादा थी और हॉस्टल में रह करके वो हॉस्टल का मेस का खर्चा नहीं दे सकते थे। अपने कमरे पर ही स्टोव से खाना बनाते थे। चावल, दाल, आटा, घी, तेल अपने गांव से, घर से लेकर के आते थे। वे MSc के विद्यार्थी थे और एक दिन NR धर को ऐसा लगा मैं आत्माराम को मिलके आता हूँ, कैसे रहता है, कैसे पढ़ता है। उसके रूम पर आ गए। रूम पर आए तो देखा आत्माराम स्टोव पर खाना बना रहे। अरे तुम मेस में खाना नहीं खाते? नहीं सर। क्यों नहीं खाते? आत्माराम चुप।
एक दो बार पूछा, अरे तुम 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को बर्बाद करते हो, 3-4 घंटा मैस में खाना क्यों नहीं खाते तुम? धीरे से आत्माराम ने कहा, मैं गरीब घर का हूं सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मैस में पेमेंट कर सकूं। घर से सब सामान लाता हूं, मैं केवल मिट्टी का तेल खरीदता हूं, बस मैं बना लेता हूं, खा लेता हूं। आत्माराम ने अपना पर्स निकाला, शेष जितने महीने थे एग्जाम तक के उतने पैसे निकाले धर साहब ने और आत्माराम जी को दिए। ए बेटा रखो पैसा, अब बंद करो स्टोव, मैस में खाना खाना। आप गूगल पर जाइए, आत्माराम जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, आपको एक घटना मिलेगी। आत्माराम इस घटना को जीवन में कभी नहीं भूले। एन.आर. धर बहुत मितव्ययी थे, अपने जीवन में अत्यंत मितव्ययी थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग बताते हैं, उन्होंने एक कोट बनवाया था और 25 साल तक दूसरा कोट नहीं बनवाया। अपने घर में कभी कोई एसी नहीं लगवाया, कूलर भी नहीं लगवाया, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद अपनी बड़ी कोठी एक सॉइल इंस्टीट्यूट को दान में दे दिए। 8 लाख रुपया कलकत्ता विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को दान में दिए। हर एक गरीब विद्यार्थी की सहायता करते थे। एन.आर. धर 5 पैसे की मिर्च नहीं खरीदते थे। तो सब्जी वाले सब्जी खरीदते थे तो आलू लिया, टमाटर लिया, बैंगन लिया, सब लिया और कहते थे 5-7 मिर्च और धनिया ऐसे ही डाल दो, इसका पैसा हम नहीं देंगे। दिस वाज एन.आर. धर। अपने लिए कपड़ा नहीं बनाना, एसी नहीं लगाना, कूलर नहीं लेना, कार नहीं लेना, लेकिन आत्माराम जी का मैच और आत्माराम जी जैसे सैकड़ों विद्यार्थियों को सहायता करना। हजारों बच्चे उनसे इंस्पायर हुए, हजारों बच्चे प्रेरणा पाए। अभी मुझको उनके कई विद्यार्थी कई के मिल जाते हैं, बुजुर्ग विद्यार्थी मिल जाते हैं, अर्थात अब रिटायर हो गए विद्यार्थी लोग भी। वो कहते हैं एन.आर. धर जैसा टीचर इतना मितव्ययी लेकिन बच्चों के लिए इतना उदार, ये कठिन काम है। लेकिन इंस्पायर करने के लिए अगर बच्चे के जीवन में परिवर्तन लाना है तो उन अध्यापकों को ऐसा जीवन जीना पड़ता है। विद्यार्थी तो गलती करते हैं, विद्यार्थी उद्दंडता भी करते हैं, और उद्दंडता न करें तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? कई बार गलती हो भी जाती है, वो आयु ऐसी होती है, समझ में नहीं आता है, गलत है फिर भी कर देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। और इसलिए मथुरा में एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल साहब थे हमारे, हरज्ञान सिंह भार्गव, एक महाविद्यालय के। बच्चे नकल करते थे, नकल का शौक अच्छा लग गया सबको, नकल करके पास हो जाना, बाद में क्या करना नहीं करना वो उनकी चिंता का विषय नहीं रहता था ज्यादा। हरज्ञान सिंह भार्गव ने कहा नहीं कोई नकल नहीं, और कड़ाई से नकल बंद कर दी। लड़के परेशान, अरे सारी तैयारी तो नकल के हिसाब से करके बैठे थे। ये अच्छे प्रिंसिपल साहब आ गए और एक 5-7 लड़कों ने घेर करके एक दिन चौराहे पर बहुत मारा, बहुत हड्डियां टूट गई। ये बात मैं समझता हूँ शायद 68 या 67 ऐसे आसपास की है। तो मेरे भाई जिस हॉस्पिटल में रूम में एडमिट थे, मेरे बड़े भाई उनके बगल के रूम में भी आकर के एडमिट हुए। ये 68 नहीं ऐसी कुछ बात है, पुरानी बात हो गई। सारा शरीर पर पट्टियां बता हुआ। एसपी साहब आए, पूछते सर आप उन बच्चों को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ। नाम बताए। नहीं नाम क्यों बताऊँ तुमको? तुम क्या करोगे? नहीं हमको जेल भेजेंगे। जेल भेजने का काम करोगे, उससे क्या बच्चे सुधरते हैं क्या? नहीं 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 जेल नहीं भेजना, मैं ठीक हो जाऊं, मैं देखूंगा। ठीक हो गए, उन्हीं बच्चों को फिर बुलाए। देखो बेटा ऐसा है, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, पढ़ो, मैं सब व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारा री एग्जाम करा दूंगा, चिंता मत करो, पढ़ो। आश्चर्य मानेंगे, उन्होंने किसी भी पुलिस अधिकारी को बच्चे के नाम नहीं बताए, बच्चों को पढ़ाया, पास कराया। अब बताइए वे बच्चे हरज्ञान सिंह भार्गव को भूलेंगे कभी? कभी नहीं भूलेंगे। ये ठीक है, उस आयु में 17-18 साल की उम्र में क्रेज है, तो नकल करना भी एक हिम्मत का काम होता है। वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बताती है, अरे हम कैसे नकल करके पास हुए, तू क्या जानता है, हमने ये किताब रखा, ये किताब रखा, हम पास हो गए।
लेकिन नहीं, हर ज्ञान सिंह भार्गव ने अपनी खोपड़ी टूटा, यह टूटा, वो टूटा, लेकिन नहीं बोले, नहीं मेरे बच्चे मेरे बच्चे जेल में जाएं, मेरे बच्चों का करियर खराब हो तो मेरा क्या यश है फिर? ये अध्यापक के लिए बड़ी गरिमा की बात नहीं है कि उसके बच्चे जेल में हैं, ये ठीक बात नहीं। ऐसी घटना एक और आगरा मेडिकल कॉलेज में हो गई। वहां के प्रिंसिपल साहब की गाड़ी तोड़ दी लड़कों ने, मेडिकल कॉलेज के लड़कों ने, था एक कुछ मांग लेकर, और तुरंत प्रेस वाले आ गए, प्रेस वाले आते हैं और गाड़ी का फोटो खींच लिया और आगे उनके पास, सर आपकी गाड़ी लड़कों ने तोड़ी है, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? बोले कौन सी गाड़ी? वो तो बहुत बड़ी टूटी पड़ी है, वो गाड़ी तो महीनों से टूटी पड़ी है, किसका फोटो ले आए तुम? वो पुरानी है, टूटी थी 2 घंटा पहले। अगले दिन उन्हीं लड़कों को बुलाया उन्होंने, आओ बैठो बैठो आओ, ऑफिस में बुलाया। लड़के घबरा रहे, हे भगवान मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, क्या करे? अरे भगवान, ये कोई बात नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बताओ भाई जरा मुझको। अरे बाथरूम ऐसा हुआ था, तो ऐसे चिंता मत करो, बता दिया करो। आप आश्चर्य करेंगे, बाद में वे सज्जन जो थे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने, और जो लड़के उद्यम करने वाले थे उनके सबसे अच्छे मित्रों में आज है। वे अच्छे जानते हैं, वे बच्चे जब जाते थे मिलके आते हैं उनको। ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है, लेकिन अध्यापक को असामान्य होना ही पड़ेगा। बिना असामान्य हुए असामान्य विद्यार्थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे अगर खड़े करने हैं, विद्यार्थी खड़े करने हैं, तो अध्यापकों के जीवन में वो स्पिरिचुअल विजडम जरूरी है, जिसके कारण से बच्चे को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। हर गलती माफ करने को तैयार है जो अध्यापक, हर गलती एक्सट्रीम कंडीशन तक जाने को तैयार है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते थे, माँ और अध्यापक ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्यार्थियों में कभी न कभी आशा देखते ही रहते हैं। एक सच्चा जो माँ का चरित्र है और सच्चा अध्यापक का चरित्र है, ये कभी निराश नहीं होता है, हिम्मत नहीं हारता, धीरे 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 उस बच्चे के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। एक आपको घटना सुनाता हूँ, दिल्ली का जो अपना NSIT है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में एक लड़का आता नहीं है, तो जो पढ़ाने वाला प्रोफेसर था उसने, क्या बात है वो मुकुल नहीं आता, क्या बात है? तो विद्यार्थी ने बताया उधर डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में के बहुत कारण हो सकते हैं, उस कारणों के डिटेल में क्या जाए आप लोग। तो उस प्रोफेसर ने उस मुकुल को बुलाया, बोलता नहीं, बेटा क्या बात है, बोलता नहीं। बाद में इस प्रोफेसर ने इस मुकुल को अपने घर में रखा, बेटा तुम घर आ जाओ, 5-7 दिन घर में रहो। इसके घर में बात किया, इसकी माँ को बात किया, तो माँ ने बताया हाँ थोड़ा डिप्रेशन में चला गया लड़का जी हमारा। लेकिन इस प्रोफेसर के 2 बच्चों के साथ वो उसकी दोस्ती हो गई, आइसक्रीम खाना 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 खाना, एक 15-20 दिन लगा, बालक डिप्रेशन से बाहर आ गया, पास हुआ, चला गया। शादी होने को हो तो शादी का निमंत्रण भेजा, इनविटेशन कार्ड भेजा, तो इस प्रोफेसर का मैं नहीं आ पाऊंगा, ये मैडम प्रोफेसर थी तो मैं नहीं आ पाऊंगी भाई वहां। तो इसकी माँ आई, माँ ने कहा नहीं देखिए, जो मैं आपको पहले जो सेंटेंस बोला वो उसकी माँ ने बोला था। वो माँ ने कहा देखिए मैडम, मैं जन्म देने वाली मैं थी, लेकिन बच्चे के जीवन को आपने एक नया रूप दिया है, ये ध्यान में रखिए, आप उसकी शादी में जरूर आ जाइए। ये उनकी ड्यूटी नहीं थी कोई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर बच्चे के जीवन में जाकर के उसके जीवन को बदलने की कोशिश करे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इथिक्स क्या कहता है? एक उसका जो शिक्षक का जो गुरुत्व है, ये क्या बोलता है? हर एक बालक वास्तव में मेरे लिए भगवान का स्वरूप है, ये भाव रहता है, तो अपनी पूरी कोशिश करता है, हिम्मत नहीं हारता है। और धीरे 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 ऐसे गुण जब विद्यार्थियों के जीवन में आते हैं, ये विद्यार्थी धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सारे जो हम जिनको नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, जीवन दर्शन जो भी कुछ कहें,
उनका पालन करते चले जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा का एक अंग अच्छा, जो वर्ल्डली एजुकेशन में हम दुनिया में क्रमांक 1 पर जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल विजडम है जो वास्तव में जीवन में हृदय की भाव को बदलती है, उसमें कहीं थोड़ी सी कमी है। और इसलिए विद्यार्थियों के साथ हम उस भाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे इस विद्यार्थी के अंदर सहयोगी का भाव, इस विद्यार्थी के अंदर करुणा का भाव, दया का भाव, सामंजस्य का भाव, ये अगर आ गए, एंड दीज आर द स्पिरिचुअल विजडम, दीज आर द स्पिरिचुअल वर्च्यूज। और इन दोनों का एक अच्छा सिंथेसिस चाहिए, ये वर्ल्डली नॉलेज भी चाहिए और स्पिरिचुअल विजडम भी चाहिए। दोनों जब मिल जाता है, योग्य व्यक्ति, योग्य इंसान खड़ा होता है, जो आज की शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन दुनिया के पास वो नहीं जो हमारे पास है। आज से 20 वर्ष पुरानी एक घटना है। टोरंटो नाम का एक समुद्र का द्वीप है, वहां पर अपना एक सैन्य विमान जो युद्धपोत आ रहा था। मैं बंद करूं? तो बात करेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। मैं अपना एक नौसेना का युद्धपोत टोरंटो में आकर के रुका। ये 60s की घटना है। टोरंटो के लोगों ने भारतीय सैनिकों का स्वागत किया, उनको लंच डिनर की व्यवस्था किया। भारतीय सैनिक बड़े आश्चर्यचकित, हमारे तरफ स्वागत क्यों हो रहा है, क्या बात है? परचेजिंग भी फ्री कर दिया, आप मार्केटिंग कर दिया, आज पैसा नहीं लगेगा, ऐसा भी हो गया। बाद में इनको विदा करते समय वे लोग इकट्ठे हुए, इनका फेयरवेल जैसा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप भारत के सैनिक हैं, इसलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं। कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, हमारे इस टापू को, इस छोटे से आइलैंड को एलाइज की आर्मीज ने कब्जा किया था। उसमें अमेरिकन थे, उसमें फ्रेंच थे, उसमें ब्रिटिशर्स थे, उसमें भारतीय इंडियन आर्मी के लोग थे। भारतीय आर्मी के लोगों को छोड़कर से सब लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार किए। भारतीय आर्मी के लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की, इसलिए आपका स्वागत है। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में पढ़ा, एक सैनिक अधिकारी ने लिखा था आर्टिकल। वो जो चरित्र था वो कैसे बिगड़ गया आज। इस देश में कुछ हमारे वैल्यूज थे, सच में थे, हमारे एक दृष्टि थी, और इसलिए एक दृष्टि हमारे मूल में है। थोड़े समय के लिए ऐसा है तो उस पर धूल जम गई है, बस इतना ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है, वर्तमान में युग में हम बच्चों को वर्तमान की जो शिक्षा है अच्छी से अच्छी देंगे। अच्छे से अच्छा वैज्ञानिक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन उसके जीवन के अंदर कुछ अच्छे मूलभूत मौलिक परिवर्तन भी चाहिए। उसका आध्यात्मिक विकास हो, उसकी मन की गहराई बढ़े, उसका स्वभाव और व्यवहार अच्छा हो जाए, उसके अंदर दया आए, उसके अंदर करुणा आए, प्रेम आए, ममता आए, तो भ्रष्टाचारी नहीं बनेगा, ये रिश्वतखोर नहीं बनेगा, ये चरित्रहीन नहीं बनेगा। और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है, शिक्षा जगत में इन दोनों का सुंदर तालमेल कैसे हो सकता है। मुझको विश्वास है आपका विश्वविद्यालय इस ओर कदम बढ़ाएगा। नमस्कार। Friends, this calls for a long standing ovation. Long standing ovation. Thank you. It was magnificent.